हेलो, मेरा नाम है अंकित कुमार। आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का। चलिए आज देखते हैं। कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। अगला क्वेश्चन, मेनी बॉयज आर प्लेइंग द फील्ड। फिर से आ गया वही सेंटेंस, मेनी बॉयज आर प्लेइंग द फील्ड। यानी एक ही सेंटेंस में कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप जरा देखिएगा, इसको तो देख करके तुरंत आप बता सकते हैं कि मेनी द बॉयज। अभी जस्ट ऊपर हमने सेकंड सेंटेंस में बात की थी कि मेनी जो था वो क्या था, आपका एक एडजेक्टिव था। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये एडजेक्टिव है या ठीक है। उसमें मान लिया कि हाँ है एडजेक्टिव है, लेकिन आपको अब ये बताना है कि ये एडजेक्टिव है तो किस प्रकार का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा टाइप है आपको ये बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से किस प्रकार का ये एडजेक्टिव है, बताइए जरा। तो देखिए मेनी जो होगा वो आपका किस प्रकार का एडजेक्टिव होगा। ये है आपका मेनी के साथ में कौन लगा, मेनी के साथ में आया हुआ नाउन। यहाँ पर क्या है, और कोई भी नाउन आएगा तो काउंटेबल ही नाउन होगा। और जब मेनी के साथ में काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो जो काउंटेबल है नाउन तो उसकी क्या बताई जाएगी, मात्रा बताई जाएगी या संख्या बताई जाएगी। काउंटेबल है तो निश्चित तौर पर इसकी क्या बताई जाएगी, संख्या बताई जाएगी। संख्या मतलब इसका क्या बताया जाएगा, नंबर बताया जाएगा। नंबर का मतलब एडजेक्टिव कैसा होगा, न्यूमरल होगा। इसी को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये है आपका संख्या बताने के लिए इसका यूज किया गया है। भले ही वो निश्चित संख्या नहीं है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, लेकिन संख्या तो ही बता ही रहा है। मेनी बॉय कौन से लड़के हैं, कुछ तो संख्या उन लड़कों की होगी ही। ठीक है ना। इस वजह से जो मेनी का यूज है यहाँ पर वो काउंटेबल नाउन के लिए किया गया और ये संख्या को बता रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव, या इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। बाकी का ऑप्शन ध्यान देंगे इसका यूज क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किसकी तरफ इशारा करने के लिए जो एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सच, ये आपके कैसे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो विभाग करते हैं, भाग करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, उनके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे होता है आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर हो जाएगा ईच, ईजी, आइदर और नाइदर। ठीक। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो क्या होते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, किसी चीज की मात्रा बताते हैं। जैसे हो गया सम हो गया, फ्यू, सॉरी लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जनवरी। ठीक। और ऑप्शन है आपका हैज, हैड, वाज और डिड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर वर्ब में से कौन सी वर्ब का यूज यहाँ पर किया जाएगा। यानी आपको इसका वॉइस भी देखना है और प्लस इसका टेंस भी देखना है। दोनों चीजों को आपको देख करके इस वर्ब को यहाँ पर फिट करना है। और सबसे जरा देखिएगा कौन सी वर्ब यहाँ पर भरी जाएगी। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे वर्ब या कौन सी वर्ब भरी जाएगी। तो यहाँ पर हैज है, हैड है, वाज है और डिड है। जरा बात करते हैं हैज और हैड की। इन दोनों के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या यहाँ पर हम जो ये वर्ब दी गई है ये तो आपकी थर्ड फॉर्म है, हैज और हैड के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है और इसलिए ऑप्शन किया भी गया है। ठीक। लेकिन क्या यहाँ पर हैज या हैड आप लगा सकते हैं। कह रहा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जनवरी। रिपब्लिक डे मनाया जा चुका है या मना चुका है, मनाया जा चुका है भी नहीं होगा, क्या कहेगा, मना चुका है। यानी रिपब्लिक डे, पहली बात तो वॉइस का ही डिफरेंस हो जाएगा कि रिपब्लिक डे स्वयं को ही मना रहा है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर हो जाएगा, क्योंकि हैज और हैड लगाने से आपका जो वाक्य बनेगा वो वॉइस जो होगी वो एक्टिव वॉइस बनेगी। और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, काम करने वाला होता है। क्या रिपब्लिक डे स्वयं को सेलिब्रेट करेगा, क्या नहीं कर सकता। ठीक है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से रिपब्लिक डे के साथ में हम हैज और हैड दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए आगे आइए वाज और डिड में। अब देखिए एक चीज तो हमको क्लियर हुई कि जो वाक्य है इसका वॉइस
क्योंकि अगर हमने इसको लगाया तो वो एक्टिव जो होगा, अगर एक्टिव होगा तो ये स्वयं ही सब्जेक्ट बन करके काम करने लगेगा, ठीक है ना। ये स्वयं ही कार्य तो कर नहीं सकता, इस वजह से सब्जेक्ट डूअर नहीं रिसीवर है, और जब सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है तो वाक्य का वॉइस होता है पैसिव। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य का वॉइस कैसा है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस नहीं है वाक्य, इसका मतलब है आपको कंटीन्यूअस की हेल्पिंग अभी लगानी पड़ेगी, और वो वर्ड यहाँ पर वाज और इज। कह रहा है कि अगर वाज लगाते हैं तो क्या होगा, द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January, ठीक। यानी ये कह रहा है कि रिपब्लिक डे जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता था। जब कहेंगे 26 जनवरी को मनाया जाता था तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम पास्ट में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते थे, प्रेजेंट टाइम में हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस सेंस में ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केवल पास्ट की बात कर रहा है, हम तो प्रेजेंट में भी वही कर रहे हैं, फ्यूचर में भी वही करने वाले हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये गलत होगा। आइए इस पर, और जब हम यहाँ पर लगाएंगे इज तो क्या होगा, सेंस इसका भी देखिएगा, द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है ऑन 26th of January, यानी 26 जनवरी को, ठीक। तो यानी जो 26 जनवरी है उस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में उसे मनाते हैं, तो 26 जनवरी को हम 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 26 of जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में पास्ट में भी मनाया जाता था, प्रेजेंट में भी मनाया जाता है, और फ्यूचर में भी क्या होगा, मनाया जाएगा। ये तीनों टेस्ट को कवर कर रहा है और यही आपकी कंडीशन बिल्कुल करेक्ट होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन जहां पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस को एक साथ दिखाना हो, यानी जो कार्य परमानेंट होता है, परमानेंट का मतलब है जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी वही होगा, तो वो ऐसी कंडीशन जो होती है वो परमानेंट सिचुएशन होती है। और परमानेंट सिचुएशन के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और वॉइस आपका ये वॉइस जो है पैसिव है, इस वजह से आप यहाँ पर इस लगा रहे हैं कि वाक्य का टेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मनाया जाता है, ता है, ठीक है ना। दूसरे से भी आप देख सकते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बात भी है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन इज, यानी यहाँ पर हम इज सेलिब्रेटेड का यूज करेंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाक्य केयरफुली यू शुड फिल डाउन। यहाँ पर आपको भरना है until, unless, next या if, कंजक्शन दिए गए हैं, इन कंजक्शंस में से किसी एक कंजक्शन का यूज करना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा और सबके देखिएगा कौन सा कंजक्शन बनाएंगे। कह रहा है कि until लगाएंगे, unless लगाएंगे, next लगाएंगे या if लगाएंगे। देखिए ये सभी जो है ये कंडीशनल आपके कंजक्शन है, कंडीशन को शो करते हैं, शर्त का भाव प्रकट करने वाले ये आपके कंजक्शन है, ठीक है। लेकिन ये सभी कंडीशन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। कह रहा है कि अंटिल है, अंटिल का यूज टिल का ही निगेटिव अंटिल होता है, टिल का निगेटिव अंटिल, ठीक है। टिल का यूज समय के साथ किया जाता है, तो समय की कंडीशन में हम अंटिल का यूज भी करेंगे, बस सेंस जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंटिल का यूज हम समय के लिए करना है, और समय की यहाँ पर तो कोई बात हो ही नहीं है। अनलेस का यूज हम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि जो शर्त है उस शर्त का भाव कुछ और निकलने वाला है, ठीक। यहाँ पर इफ का यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यदि के रूप में अगर कहेंगे वाक्य केयरफुली, यदि तुम वाक्य केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो, इफ यू शुड फेल डाउन, यदि तुम गिर जाओगे, तो कोई सेंस ही नहीं बनने वाला, ठीक है। जैसे अनलेस लगा देते हैं, कंडीशन ये भी है, सो कर रहा है अनलेस लगाते तो क्या होगा, वाक्य केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो, अनलेस कहीं ऐसा ना हो सके, जब तक कि तुम यू शुड फेल डाउन, जब तक कि तुम गिर न जाओ, यानी तब तक तुम सावधानी पूर्वक चलो जब तक तुम गिर न जाओ। जब गिर जाना तो कुछ ऐसे चलना, लेकिन तब तक सावधानी पूर्वक चलो जब तक तुम गिर न जाओ। आप स्वयं दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएगी, तीनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेंस होगा ही नहीं वहां पर। तो आपका बचता कौन है, पहली बार लेस्ट बचता है, और ये किस प्रकार से यहाँ पर सही है और इसकी कंडीशन क्या होती है ये भी देख लीजिएगा। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक, यानी जो हुआ नहीं है, होने की संभावना है, उसके लिए हम लेस्ट का यूज करते हैं।
पर चलो, लेस्ट यू शुड फेल डाउन, कहीं लेस्ट मींस कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल डाउन, तुम गिर जाओ, ठीक है ना। वर्क केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल डाउन, तुम गिर जाओ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेस्ट लगाएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और लेस्ट के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पर जिस क्लॉज में लेस्ट का यूज किया जाता है उस क्लॉज में हम वर्ब के रूप में शुड का यूज करते हैं। ये वर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। रिसेंटली हिज ब्रदर ऑन द लिस्ट, रिसेंटली हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में यानी अभी अभी बिल्कुल थोड़ी ही देर पहले, हिज ब्रदर टॉप द लिस्ट, उसने उसके भाई ने लिस्ट में टॉप किया है, ठीक है ना। वर्ड दिए हैं इज, हैड, डिड और हैज, इनमें से किसी एक वर्ड का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिसेंटली होता है, येट होता है, ठीक है ना। जहां पर कंडीशन हो कि अभी अभी बिल्कुल कार्य हुआ है और उसको बताया जाए कि ये कार्य अभी अभी हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर परफेक्शन को शो करने के लिए एक वर्ड लगाई गई और एक वर्ड दिया गया है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड के रूप में यहाँ पर रिसेंटली दे दिया गया है। इससे ही आपको पता लगा लेना है कि ये जो बात होगा वो परफेक्ट में बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज, ठीक है। तो कीवर्ड से हमने देख लिया कि कीवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है रिसेंटली, रिसेंटली का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन में हम इसका यूज करना है यहाँ पर हैज, ठीक है। तो हैज लगेगा क्योंकि वो अभी सब्जेक्ट जो आपको दिया हुआ है सिंगल। चलिए आइए नेक्स्ट पे, कह रहा है कि ऑफ द टू गर्ल्स वर प्लेइंग वेल, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के लिए आपको दिया गया है एवरी, ईच, ऑल और सम, इन सभी का प्रयोग यहाँ पर आप बारी बारी से करके देखिए। और कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर प्रोनाउन है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी यहाँ पर एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। इनमें से एक जो है, जो एक ऑप्शन दिया गया है वो एक प्रोनाउन के रूप में यूज ही नहीं होता है, दिया गया है बट ये कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो चलिए देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि साथ साथ चले जाते हैं, तो वो साथ साथ ही उनके साथ चला आया है। ये जो ऑप्शन होते हैं इन्हीं के साथ साथ वो लगा रहता है, पर यहाँ पर इस कंडीशन में वो लगेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, एवरी, ईच, ऑल और सम। जरा देखिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, ऑफ द टू गर्ल्स वर प्लेइंग वेल, किनारे सुन जाते हैं। कह रहा है कि सम का यूज यहाँ पर किया जा सकता है, सम ऑफ द बॉय टू गर्ल्स, ठीक है। तो सम ऑफ द टू गर्ल्स हो सकता है, ठीक है, यानी सम के साथ में प्रीपोजिशन की कंडीशन भी होती है और इसके बाद में आप यहाँ पर एक नाउन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक। ऑल के साथ में भी यही कंडीशन होती है, ईच के साथ में भी यही कंडीशन होती है, इन तीन के साथ में सेम कंडीशन हो सकती है। लेकिन एवरी यहाँ पर ये ईच के साथ साथ लगा लगा चला आया, क्योंकि ये दोनों मान लीजिए भाई भाई है, लेकिन ये भाई भाई जो है, इन भाई भाई में थोड़ा सा अंतर ये हो गया कि इसका जो यूज होता है ईच का, वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों तरह से किया जाता है, लेकिन एवरी का यूज केवल एडजेक्टिव के रूप में ही किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर जो हमें आवश्यकता है वो एक प्रोनाउन की है, ना किसी एडजेक्टिव की। इस वजह से ये आपका एवरी जो है वो यहाँ से क्रॉस हो जाता है, ये ऑप्शन से बाहर हो जाता है। यानी अब आपके पास बचे कौन, ईच, ऑल और सम, ठीक। अब इन तीन ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है। ये तीनों ही आपके एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये भी आपका एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन होता है, बताया आपको थोड़ी देर पहले, ठीक। ये तीनों ही एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, इसलिए तीनों को साथ में दिया गया है। लेकिन सब कुछ तो सेम है, लेकिन इनका जो प्रयोग यहाँ पर की कंडीशन है वो ये है कि द टू गर्ल्स, संख्या निश्चित कर दिया इसने, टू गर्ल्स, और जब हम टू की बात करते हैं तो टू के लिए, दो के लिए हम ईच का यूज करते हैं, ठीक है ना। ईच मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक यानी जो ईच होता है वो दो या दो से अधिक, दोनों कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ईच का जो प्रयोग है वो दो के लिए भी किया जाता है
अधिक के लिए भी किया जाता है। तो दो या दो से अधिक के लिए हम इज का यूज करते हैं और यहाँ पर संख्या कितनी है, दो है, इस वजह से। और इन सब का प्रयोग जो होता है दो से अधिक के लिए किया जाता है। आल का भी, सब का भी, दोनों का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं। मेनी का भी दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगी। ये पहले से ही हो गया, बचा कौन, इज। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला है वर्क हार्ड सो दैट यू पास इन द एग्जाम। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट, ताकि क्या हो जाओ, यू पास इन द एग्जामिनेशन। जरा वर्ब भरिए तो बताते हैं क्या हो जाएगा, मस्ट, कैन, मे, माइट। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर आपको फिल करना है कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर किस वर्ब का आप यूज कर सकते हैं, जरा बताएं। चलिए देख लिया होगा आपने। यहाँ पर देखिए सो दैट, ये कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है हिंदी में ताकि या जिससे, ताकि या जिससे। इसको ध्यान रखिएगा कि सो दैट जैसे मैंने आपको बताया लेस्ट, लेस्ट के साथ में जिस क्लास में लेस्ट का यूज होता है उस क्लास में हम वर्ब के रूप में शुड का यूज करते हैं, शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। उसी प्रकार से सो दैट के साथ में जिस क्लास में सो दैट लगा होता है उस क्लास में हम मे या माइट का यूज करते हैं एज अ वर्ब, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम किसका यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम मे या माइट का यूज करते हैं। पर मे और माइट दो वर्ब दे देंगे और दोनों ही ऑप्शन में होंगी और डेफिनेटली होंगी। मस्ट, कैन, मे और माइट, मे और माइट जरूर देगा, दोनों को साथ में देगा क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। मे का यूज कहाँ पर किया जाता है, माइट का यूज कहाँ पर करते हैं। मे का यूज वहां पर होगा जब सो दैट से पहले वाली जो क्लास है, जो आपकी प्रिंसिपल क्लास है, ये क्लास अगर क्या है, प्रेजेंट में। अगर ये प्रेजेंट में है तो सो दैट वाली क्लास में हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। ठीक, अगर ये क्लास पास्ट में है तो सो दैट के साथ माइट का यूज होगा, यानी मे का पास्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। अगर ये क्लास पास्ट में है तो ये भी पास्ट हो जाएगा, पास्ट ऑफ माइट, सॉरी मे के पास्ट के रूप में हम माइट का यूज करते हैं तो मे का आप पास्ट कर देंगे। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में ले जाइए और फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, मे का यूज करते हैं। ठीक, यानी जैसा टेंस वैसे वर्ब। प्रेजेंट टेंस मे का यूज होगा, पास्ट टेंस माइट का यूज होगा। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट फॉर्म मे और पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म माइट। ठीक है, जैसा आपकी क्लास जाएगी प्रिंसिपल क्लास जैसे होगी, जिस टेंस में होंगे उसी हिसाब से आपको मे और माइट का यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सो दैट दिया हुआ है, क्लास का लगे क्लास में आपको मे या माइट यूज लगाना है। यहाँ पर देख लीजिए वर्क हार्ड दिया है। वर्क हार्ड का मतलब यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यानी ये सेंटेंस कैसा हुआ, इंपरेटिव हो गया। अब ये इंपरेटिव है, क्लास जो है इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में यूज की गई है। अब इसमें टेंस कैसा होगा, तो इंपरेटिव जितने भी टेंस होते हैं सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं और बाकी सब का मतलब ही नहीं है। प्रेजेंट में है तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब भरेंगे। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ क्या होगी यहाँ पर, में। ठीक, आगे अपनी कैंसिल हो गई। चलिए आगे नेक्स्ट ऑन लास्ट क्वेश्चन है आपका, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। कह रहा है कि दिस दैट दिस और दोस, जरा बताइए कौन सा यहाँ पर ये है, क्या ये यहाँ पर एडजेक्टिव भरना है आपको। और ये सभी जो दिए गए हैं ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है किसी की ओर। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में से कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर हमें भरना है, देखिए जरा नंबर क्या होगा। चलिए देखिए, देख लिया होगा आपने, दिस दैट दिस दोस। दिस और दैट का यूज कहाँ पर होता है, दिस और दैट का यूज हम करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, सॉरी सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस और दैट का। जरा यहाँ पर नाउन देखेंगे क्या, वॉइस दिया हुआ है, ये कैसा है, प्लूरल है, तो इसका मतलब इनका ये दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक, इनका काम यहाँ से खत्म हुआ।
ठीक, बचा कौन, दीज और दोज। इन दोनों का प्रयोग प्लूरल के साथ में होता है, प्लूरल नाउन के साथ में होता है। तो अब ये भी प्लूरल है, ये दोनों भी प्लूरल है, तो दोनों प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे, दोज लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लगता है, दोज का जो प्रयोग होता है वो सामान्यतः पास्ट टेंस को शो करता है, दोज, दोज, ठीक, पास्ट, ठीक, पास्ट के रूप में हम, पास्ट टेंस में हम दोज का यूज करते हैं, और इसी का अपोजिट होगा दिस, जो होता है आपका प्रेजेंट टेंस। टेंस के हिसाब से हम देखते हैं, टेंस के हिसाब से आपका दिस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और दोज का प्रयोग पास्ट टेंस को शो करता है। और यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट फॉर्म में कौन यूज होगा, दीज, दीज एंड दीज, यहाँ पर होगा दीज, ठीक। तो ये थे आपके कुछ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, और इसी प्रैक्टिस सेशन में जो आपके क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और ये अच्छे क्वेश्चन का क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता कि क्वेश्चन कैसा है, आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में लगने वाला जो कंडीशन है, कौन सी चीज क्यों लगने वाली है, उस कंडीशन पर आपको फोकस करना है। सेंटेंस पर फोकस नहीं करना है कि सेंटेंस को आप रट लेंगे ये आएगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, आपको यहाँ पर देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 गलत क्यों है और एक ये सही क्यों है, इस चीज पर आपको मेन फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन में जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको और डिटेल में बताया जाएगा और डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा, उस क्वेश्चन नंबर में बताइएगा, तो उसको हम अगले सेशन में उसको भी ले लेंगे, उस सेशन में ऐड कर लेंगे अगले सेशन में।